अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और यकीनन सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत गर्मी के बाद जब ये मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है तो हम तो वैसे भी पाकिस्तानी जो है हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो सर्दियाँ तो हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है और इतनी सारी गर्मी के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास तोहफ़ा है, तो यकीनन आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तालीम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टडी को, जो एजुकेशन को इतना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन अगर आज हम एजुकेशन की बात करें तो मैं उसके साथ बात कर रही हूँ तरबियत की। एजुकेशन के साथ साथ हमारी तरबियत होना कितना ज़रूरी है, हमारे इखलाक की तरबियत होनी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन तो आप हासिल कर लेंगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हासिल कर लेंगे, बहुत अच्छे टीचर्स को आप हायर कर लेंगे, बहुत अच्छा पे करके जो है आप डिग्रीज दे सकते हैं, आप पोजीशंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इखलाक की तरबियत नहीं है तो आपकी एजुकेशन हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा होगा कि जब बच्चे और या फिर किसी भी ऐसी सीट जो आपको लगती हो जिसको आपको अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप उस सीट पे बैठे हुए इंसान से बात करें और आपको लगे कि इसका और मेरा लेवल मैच नहीं हो पा रहा, या शायद ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहा, या शायद ये थोड़ा बदतमीज़ है, तो उधर उसकी डिग्री बिल्कुल फेल हो जाती है। उधर उसकी डिग्री का कोई मायने नहीं रहता। उसकी स्ट्रगल जो उसने एजुकेशन हासिल करने में की, उसकी सारी मेहनत जो उसके माँ बाप ने उसको एजुकेशन दिलाने में की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इखलाकी तरबियत नहीं है। इखलाकी तरबियत अब कहाँ से स्टार्ट होती है? इखलाकी तरबियत सबसे पहले तो माँ बाप का फ़र्ज़ है वो अपने बच्चों की इखलाकी तरबियत करें। क्योंकि स्कूल भेज देना ही सिर्फ माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है कि आपने स्कूल भेज दिया और अब टीचर्स पे ही सब कुछ आयद नहीं हो जाता कि अब टीचर्स को, अगर हम स्कूल को या इंस्टीट्यूट को पे कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को वो वेल एंड गुड करके अंदर से निकालेंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहली जो माँ की गोद है वो माँ बच्चे की दरसगाह वही है। अच्छा इखलाक, अच्छी तरबियत, अच्छी एजुकेशन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आपने मिलने के लिए एक हफ्ता स्ट्रगल की हो और जब आप उससे मिली हो तो आपने सोचा हो कि इसको ये सीट कैसे मिल गई, ये तो ये डिज़र्व ही नहीं करता। तो वहाँ उसकी कौन सी चीज़ है जो आपको तंग कर रही होती है? वो उसका इखलाक होता है, उसकी तरबियत होती है। क्योंकि वहाँ उसकी तरबियत नहीं हुई, सिर्फ उसने एक डिग्री हासिल कर ली, डिग्री हासिल करने के बाद उसने सीट हासिल कर ली, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल उसको हासिल करना चाहिए थी उससे वो बहुत दूर है, उससे वो बहुत पीछे है। तो वहाँ तक उसका पहुँचना बेमायनी है, वहाँ तक उससे लोगों का उसको अचीव करना बेमायनी है। क्योंकि अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं या सोचते हैं कि ये बंदे से अगर हमें मिलने के लिए इतना टाइम चाहिए, तो जब हम इससे मिलेंगे ये हमें इसकी कितनी पावर होगी या हम पे इसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप उससे मिले तो आप 2 मिनट शौक में चले जाएं कि यार ये वही बंदा है जिससे हमने मिलने के लिए एक हफ्ता वेट किया और हम इसका इमेज इतना अच्छा क्रिएट कर रहे थे और इसने हमारे सलाम का जवाब देके जो है अपना इमेज जाहिर कर दिया कि मैं किस किस्म का बंदा हूँ। तो जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ इखलाकी तरबियत होना कितना ज़रूरी है। क्या वो मेरी बात से इत्तफाक करते हैं कि अच्छी एजुकेशन होने के साथ अच्छी तरबियत भी होना बहुत ज़रूरी है? जो आज हमारी मेहमान शख्सियत है वो इसके ऊपर बहुत अच्छा आपको बोल के बताएंगी, क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ है, जो हमारे साथ पहली मेहमान शख्सियत मौजूद है तो तालीम के शोबे से मुंसलिक बहुत ही सीनियर राना मोहम्मद असलम सागर हैं, जो कि सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन काउंसिल के। उनके साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं राय उमर फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो में आए। सबसे पहले असलम साहब आप बताएं, आप मेरी बात से कितना रिलेट करते हैं कि अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छे इखलाक की तरबियत होना कितना ज़रूरी है? अब बात यह है कि अगर तरबियत अच्छी नहीं है तो उसका तालीम कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो बेफायदा है। बिल्कुल। कोरस तो सिर्फ लफ्ज़ ही सिखाते हैं मगर आदमी आदमी बनाते हैं। किताबें पढ़ के वो किताबें पढ़ने के लायक तो हो गया, लेकिन ये जिम्मेदारी असातिज़ा पर आयद होती है कि वो खुद ज़ाती तौर पर अपने अफ़आल व किरदार को इस तरह से बच्चों के सामने ज़ाहिर करें कि वो भी उसके आदी हो जाए और उसको समझें कि हमारे उस्ताद की हर अदा जो है ये मुंतखब और बेहतरीन है और हम भी इसी तरह गुफ्तगू करें। और मैंने आम तौर पे देखा है कि असातिज़ा का जो असर है वो बच्चों में छलकता है, शागिर्दों में। अपने उस्ताद का अक्स शागिर्द में ज़रूर पाया जाता है।
बल्कि बाज़ शागिर्द तो ऐसे हैं कि वो उसी अंदाज में बात करते हैं जिस अंदाज में उस्ताद किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को के इन आदात और खसाइल का ख्याल तो रखें। असलम साहब, अगर देखा जाए आज के टीचर्स में आपकी क्वालिटी देखते हैं कि वो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं। जहां तक हमारे पीरियड्स की ड्यूरेशन है 30 सेकेंड्स, 5 मिनट के बाद टीचर क्लास में आता है, उसके बाद कॉपीज या अटेंडेंस वगैरह का रजिस्टर जो है वो रेडी हुआ, उसके बाद उसने 10 मिनट पढ़ाना है और चले जाना है, जिसमें उसने बच्चों के 2 चक्कर बाहर भी लगवाने हैं कि ऑफिस से कोई चीज ले आओ या मेरी दे आओ, ठीक है। तो उसमें वो रोल मॉडल बनने की या इतना टाइम नहीं मिलता कि बच्चे जो है टीचर को इतना ऑब्जर्व कर सकें। नहीं, मैं इसमें एक गुजारिश करूं कि उस्ताद तकरीबन 8 घंटे तालीमी इदारे में रहता है। नो डाउट। अब उसकी एक एक हरकत जो है ना जी, वो बच्चों के लिए मिसाली है। ठीक है। चाहे वो पानी का गिलास उठा बिल्कुल। के कैसे पीते हैं, वो चलते कैसे हैं, उनका लिबास कैसे है। हमने अपने असातिज़ा को देखा है कि वो टोपी पहन के आते थे और शेरवानी पहन के आते थे और सफ़ेद लिबास पहनते थे, और वो इस वजह कता से आते थे कि वो मुनफरिद नजर आते थे, बल्कि हमें अपने कायद और लीडर नजर आते थे। असलम साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका पानी पीने का गिलास, उनका पहनना, ओढ़ना, बिछोना जो भी है वो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, वो बच्चे उसी को ही फॉलो करते वो हैं। मिसाली होना चाहिए। अगर हम देखें तो मेरे भी बच्चे वापस आके कहते हैं हाँ टीचर ने बड़े अच्छे तैयार हुई थी, तो उसमें इखलाक कहीं नहीं आता। क्योंकि देखिए बच्चे बहुत अच्छा तैयार हो सकते हैं, नहीं, हर चीज कर सकते हैं, उसका लेकिन जो ये तो हो गए ना एडिकेट्स, एटिकेट्स, ठीक है। अब है बोलचाल का जहां तक बिल्कुल। ताल्लुक है, तो यकीनन जब असातिज़ा कराम अपनी गुफ्तगू का अंदाज बेहतर रखेंगे बिल्कुल तो बच्चे उसको फॉलो करेंगे। एग्जैक्ट मेरा पॉइंट यही था कि जब आप मैंने बोले उस बात की जिम्मेदारी पहले शेर में बताई आपको कि आदमी आदमी बनाते हैं। खूबसूरत है आपने जी। बात कही, और मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि जब आप बोले तो आपकी तरबियत का, आपकी एजुकेशन का, आपके अल्फाज के चुनाव से हमने पता तो ये भी देखा है कि भाई हमसे जो कुछ लोग गुफ्तगू करते हुए ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आप फलां के शागिर्द हैं। इस हद तक ये काम जो है ना जी बिल्कुल वो चला। लेकिन आजकल इस में कुछ कमी आ गई है और थोड़ा फुकदान है। असल था, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमी आ गई है। हम आपसे पूछेंगे क्या कमी आई है, लेकिन उससे पहले हम उमर साहब से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अब असातिज़ा कराम के होते हुए जो है वो मेरे अल्फाज जो हैं वैसे ही छोटे हो जाएंगे, तो बड़े इम्तिहान में डाल दिया आपने मुझे बहरहाल। लेकिन बहरहाल आज की अगर हम बात करें, जो आपने बात की कि असातिज़ा का किरदार, उनका रोल मॉडल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी जो है मैटर करती हैं। एक उस्ताद जैसे ही एक इदारे के अंदर उसने कदम रखा है, उमर साहब टीचर्स की तो बात आ गई, लेकिन अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूं कि एजुकेशन के साथ तरबियत का होना देखिए कितना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। जब एक उस्ताद ने इदारे के अंदर कदम रखा है, वहां से उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बच्चों के लिए, बच्चे उस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे टीचर चल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी बात करने का स्टाइल क्या है, सलाम करने का अदब क्या है, तरीका क्या है, वो तमाम चीजें उस जो टीचर है वो डिलीवर कर रहा होता है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने जेस्टर से, अपनी बॉडी मूवमेंट से ना। ठीक है। और उन्हीं चीजों को बच्चे अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अगर उस्ताद जो है ओए करके बात करेगा, सपोज एक मिसाल दे रहा हूं आपको, तो ऑब्वियसली बच्चे भी उस चीज को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे ना। तो अब हमें टीचर कैसे गिलास पानी पकड़ के पी रहा है, वहां से भी आप उसकी जो है इखलाक की सारी चीजें गेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हदीस में तरीकाकार है कि 3 दफा पिया जाए, तरीका है, ठीक है ना। अगर उस चीज को बैठ के पिया जाए, अगर वो तमाम स्टेप्स को अगर उस्ताद जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को वो बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। टीचर का हर चीज, ड्रेसिंग तक, उसके बोलने, उसके बात करने, हर चीज बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली एक टीचर को जो है वो इसी तरीके से रोल मॉडल बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए। और अच्छा, अगर हम आज देखा जाए, कभी आपका किसी ऐसे इंसान के साथ सामना हुआ हो जो एजुकेटेड तो बहुत हो, लेकिन अगर आप उससे बातचीत करें तो आपको लगे, मेरा ख्याल है ये 5 मिनट खत्म करने बहुत मुश्किल है, कैसे खत्म करें और जाएं, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, ये कैसे जो है मुझे कन्विंस ही नहीं कर पा रहा इस बात के लिए, तो ये कहाँ का इस सीट पे डिजर्व ही नहीं करता, ऐसा कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें? देखिए होता है ऐसा, अगर आप मुख्तलिफ इदारों में करें, असल में मामला
ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے گین تو کر لیا، اس نے ایجوکیشن لے لی، حاصل کر لی، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اب ڈیلیور اس نے کیسے کرنا ہے؟ اس نے نہ صرف یہ کہ صرف اپنی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ڈیلیور کرنا ہے، بلکہ اس نے اپنی باڈی لینگویج سے بھی بہت کچھ ڈیلیور کرنا ہے، اپنے بیہیویئر کے تھرو ڈیلیور کرنا ہے. بالکل آپ دیکھ لیں، اگر آپ ہاسپٹلس میں جائیں، ڈاکٹرز، اگر آپ دوسرے اداروں میں جائیں، گورنمنٹ اداروں میں جائیں، آپ کو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وائل ڈیلیورنگ جو ہے وہ آپ کو وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ جی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بالکل ایسا میں تمام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں. بالکل اب مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں. اگر آپ روٹ لیول پہ چیک کریں تو صرف اور صرف جو ہماری اس وقت عوام کے اندر فرسٹریشن ہے نا، یہ اس کا ایک جھلک نظر آتی ہے. ہم قومی طور پر ہم اتنے زیادہ جو ہے اجتماعی طور پہ ہم فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں مختلف مسائل کی وجہ سے، تو وہ ہم اس طریقے سے اپنی تعلیم و تربیت آگے ڈیلیور نہیں کر پاتے اور وہ فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں. بالکل، لیکن یہیں پر ہی تو ہم نے اپنی تربیت اور ایجوکیشن دکھانی ہے. فرسٹریشن ہونے کے باوجود بھی ہمیں جو اپنا اخلاق ہے اور وہ جو دائرہ ہے وہ کراس نہیں کرنا. ایسے اگر آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی، بہت اچھی کی، اور اکثر میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جائیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو تسلی سے چیک کرے اور بہت ایک اچھے اخلاق کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرے، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر اس کی کلینک سے باہر جا رہا ہوں تو میں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوں. میں آپ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ دے آر ناٹ ٹریٹنگ دا پیشنٹس ود دیئر میڈیسنس، دے آر ٹریٹنگ دا پیشنٹس ود دیئر بیہیویئر. آپ کا جو اصل بیہیویئر ہے نا، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، آدھا مسئلہ تو آپ کا بیہیویئر ختم کر دیتا ہے پیشنٹ کا. اگر آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ٹیچر کا بھی یہی کام ہے بیسیکلی، کاؤنسلنگ، ٹھیک ہے نا. ایک بچہ اگر صحیح طریقے سے آپ کو ریسپانس نہیں دے رہا، ایک ٹیچر کے اوپر ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کرے، بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کے منٹل لیول پہ آ کے اس کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرے کہ وہ بچہ آپ کی بات کو اڈاپٹ کرے. لائک وائز ڈاکٹرز بھی ایسے ہی ہیں. 60-70% جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کو اپنی کاؤنسلنگ کے ذریعے ٹھیک کر لیتا ہے بالکل ود ان مومنٹس. بالکل ایسے ہی. تو بیہیویئر ریئلی کاؤنٹس ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ. بالکل ہر جگہ آپ کا جو ہے اخلاق وہ لازمی کہیں نہ کہیں آپ کے کام آتا ہے. اسلم صاحب، اگر آپ کے پروفیشن کی بات کریں تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، کتنا عرصہ آپ نے پڑھایا، اور اب آپ کو صدر منتخب ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ٹیچرز یونین؟ بس اتنا ہی عرصہ جو ہے استاد بنے ہوا ہے، اتنا ہی عرصہ جو ہے ان کی قیادت کرتے گزر گئے. آپ نے یہی فیلڈ کیوں چنی؟ سن 70 سے اور آج تک جو سمجھ لیجئے کہ بس استاد ہی ہیں، اور والد صاحب بھی اور پھر دادا جی بھی، پھر اس طرح سے ایک چیز چل رہی ہے. آپ کی فیملی کے اندر تھا یہ سب کچھ؟ ٹھیک ہے. تو میری بھابھی بھی ٹیچر ہے، میری بیٹی بھی ٹیچر ہے، پھر میری ایک بہو اور بیٹا، ہم اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں. رائے صاحب کے ہمسائے میں بھی ہمارا ایک بہت پرانا ادارہ تھا. تو الحمدللہ میری 4 بہویں ہیں، چاروں کی چاروں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. تو جہاں علم نہیں ہے نا، تو یوں سمجھے کہ وہ تو پھر ایسے ہی ہے نا گھر جس طرح جانور اور مویشیوں کے آماج گاہ ہو، ہے جی. تو سب سے پہلے تو علم جاننا ضروری ہے، اور پھر بات ساری آگے آتی ہے کہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو گفتار کردار تو نالج کے بعد ہی آئے گا نا جی. بالکل. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آج تک وہ ہمارے جو شاگردان ہیں بہت سارے بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں، اچھے عہدوں سے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے آج بھی وہی ادب احترام سے ملتے ہیں کہ ہمیں اتنا اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت صحیح کی ہے. اچھا، اگر اسلم صاحب بات کریں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میری 4 بہویں بھی جو ہیں وہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ نے ایک رشتہ دیکھنے جب جاتے تھے اپنے بیٹوں کے لیے، تو آپ کی پہلی یہ فوکس اسی چیز پہ ہوتا تھا کہ ایجوکیٹڈ ہو؟ نہیں، میں نے اپنی بیگم کو ایک کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے نا ہائیلی ایجوکیٹڈ جو ہے نا مجھے بہویں چاہیے. مجھے نہ قدوں کی پیمائش کرنی ہے، نہ شکل دیکھنی ہے، نہ کچھ، نہ کسی کا پیسہ تک دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی کہ آپ 100% کامیاب ہیں. الحمدللہ. اس کا آپ کے گھر میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے
जितने पढ़े लिखे ठीक है लोग जी, माशाल्लाह आपके घर उसका में एक है ना सब कि लोग हैं। बिला वजह के झगड़े फिसाद कम होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो माहौल में शाइस्तगी रहती है। और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादने जन मादने फौलाद बन सकती नहीं। जब तक ये जो मर्दों का तो मामला ही नहीं है ना जी, ये तरबियत की सारी जो घरेलू तरबियत है वो जिम्मेदारी खातून की है। कि जो पढ़ी लिखी माँ है ना जी, किसी अंग्रेज का भी एक कौल है कि आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दे दें। बिल्कुल, इसमें बड़ा कोई doubt मशहूर नहीं है। बड़ा मशहूर कोई doubt कौल है, ठीक है ना जी। तो जब तक हम बच्चियों की तालीम और ख़वातीन की तालीम पर अगर हम तवज्जो दें सही माने में, तो फिर हम पढ़ी लिखी नस्ल हासिल कर सकते हैं और शाइस्ता और मुहज़्ज़ब। ये इक्का दुक्का ज़रूर होता है कि पढ़े लिखे लोग भी बद अखलाक हो जाते हैं, मैं ये 100% तो नहीं कहता, लेकिन काफ़ी परसेंटेज ऐसी है कि वो घर समझ गए हैं जहाँ पे तालीम गई है। ठीक हो गया। उमर साहब, अगर आपकी लाइफ के बारे में देखें, आपके प्रोफेशन के बारे में बात करें, तो आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में, और आपने इस फील्ड का इंतखाब ही क्यों किया? देखें, पहले मेरा भी जो है शोबा जो है काफ़ी अर्सा तालीम और तदरीस के साथ रहा, मुंसलिक में रहा। फिर उसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से 11 साल से 11वां साल है मुझे सहाफ़त के अंदर। और बहरहाल देखिए, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। सहाफ़त भी जो है अगर देखा जाए तो आपने लोगों को तालीम और तरबियत करनी है उनकी, आपने लोगों को गाइड करने के आज ऐसे हो रहा है, ये मामला मुल्की सतह पर ये मामला चल रहे हैं। तो सहाफ़त के अंदर भी जो है हमें तालीम और तरबियत की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने पूरी कौम को जो है तालीम देनी है, उनको आगाह करना है, ठीक है, उनको तरबियत करनी है इन अ वे के आपकी मुल्की माशी जो है मैशियत जो है उसके क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं। तो बहरहाल ये कि एक पैशन भी था मेरा, एक शौक़ भी था सहाफ़त के हवाले से। तो टॉक शोज़ वगैरह का तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। तो बस। अच्छा, और इसमें आपको किसी किस्म की हर्डल और कुछ ऑब्वियसली ऐसे होती हैं। देखें, आपको जब तक मैंने अभी कहा ना, जैसे कि आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए सहाफ़त हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, कोई कुछ भी भी हो, फील्ड हो, आपको एक अच्छा इंसान, कलेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको तालीम और तरबियत की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। जब तक वो नहीं है आपके पास, यू आर जस्ट नथिंग ना। तो अब मामला ये है कि अगर आप, जैसे सहाफ़त है हमारी, अगर मैं सिर्फ इस स्पेसिफिक फील्ड को लेके बात करूँ, तो इसके अंदर हमें हर्डल्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि बाज़-औक़ात हमें जो गाइड किया जा रहा होता है थ्रू हमारे रिपोर्टर्स कह लें या थ्रू हमारे ब्यूरोज कह लें या थ्रू डिफरेंट एरियाज, हमें जो न्यूज़ आ रही होती हैं उसके अंदर कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, उसके अंदर कितनी जो है उन्होंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत है चीज़ें या सुनी सुनाई बातें हैं या अल्फाज का चुनाव है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। पहले उनको हमें लाकर अपने पास जो है वो उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, उसको हमें सही करना पड़ता है और फिर सही करके उसको हमें लोगों तक डिलीवर करना होता है। उसकी कितनी उसके अंदर सदाकत है, कितनी उसके अंदर सच्चाई है, उस सारे को प्रोसीजर से हमें गुजार के फिर आगे डिलीवर करना पड़ता है। और अगर हम ये ना करें, जो कि आजकल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब बाज़ ऐसी खबरें होती हैं जो कि आगे पहुंचा दी जाती हैं उनकी सदाकत जाने बगैर, तो उसके अंदर फिर आप हर तरीके से गलत काम कर रहे हैं। तालीम के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ भी और अपनी ऑडियंस के साथ भी बिलखुसूस, कि आप उन तक जो है वो गलत खबरें पहुंचा रहे हैं, फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं सिर्फ रेटिंग के लिए ना। तो हमें इन मसाइल का सामना रहता है इस फील्ड के अंदर। ठीक हो गया। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने जो है खुद भी हम अपने इस चीज़ को जो है अपनी भी तालीम और तरबियत पे नज़र रखें और अपने साथ जुड़े लोगों के लिए भी। बिल्कुल, हम इससे पूछेंगे कि आगे पूछेंगे हम आपसे राय साहब इसके ऊपर कि इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले असम साहब से पूछेंगे कि आज के टीचर्स में और आपके दौर के टीचर्स में क्या फ़र्क था? आज के जो उस्ताद है ना, बिलाशुबा बहुत काबिल है, क्योंकि इल्म के रास्ते जो है ना, ये पाकिस्तान जब भारत वजूद में आया तो इस 75-76 साल में नई नई राहें निकली हैं और जिद्दत इख्तियार की है, इल्म का जो कैनवस है वसी हुआ है, तो यकीनन बहुत फ़र्क है। अब आपको मैं क्या बताऊं कि
8वीं जमात में मुझे पढ़ाने के लिए अंग्रेजी के उस्ताद मिले हैं। आज वो बच्चा नर्सरी जमात से अंग्रेजी पढ़ता है। मैंने इसी तरह कुतुब का मामला है कि पहले एक कायदा भी बड़ी मुश्किल से, आज किताबों के अंबार हैं, ढेर है, लिखने वाले भी बहुत हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने 30-30, 40-40 किताबें जो है ना वो लिखी है ठीक है। और मेहनत की है। अब लिटरेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इदारे जो हैं तरबियत और तालीम को फरोग देने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी आपका ही इदारा है, ये भी तो तालीम का जरिया है ना। ठीक है, लेकिन असलम साहब अखबारात हैं। सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। जैसे कि आपने बोला कि पहले जो है एक कायदा था और अब आप इंग्लिश आपको 8वीं जमात से सीखने को मिली, अब नर्सरी से जो है वो बच्चा इंग्लिश पढ़। लेकिन आप ये नहीं समझते कि अब इस टाइम रट्टा पॉलिसी बहुत है, बच्चे को समझ कुछ नहीं आ रहा, पढ़ तो वो इंग्लिश रहा है, नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है और प्रेप में जाकर उसके सेंटेंस भी स्टार्ट हो चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग स्टार्ट हो चुका है मैथ में, लेकिन उसको समझ कुछ नहीं आ रहा। मैं इसमें अपनी क्लास का तजरिया आपको करके बताऊं कि अगर मेरे पास 40 बच्चों की क्लास थी तो उसमें से 1-2 बच्चों का ये अंदाज था, रट्टा लगाना जाती तौर पे। बाकी बच्चे समझते थे, सवाल करते थे। अब इसमें फैक्टर एक है कि उस्ताद को ये चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा ना बच्चों को सवाल करने की लिए उभारे, तो बात समझ आ जाती है। इतना उनको यकीन दिलाओ, इतना एतमाद दिलाए कि वो क्लास में खड़े हाँ। होकर क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन करे और जो बात उन्हें समझ ना आए, वो आज का बच्चा माशाल्लाह इतना तेज है, इंटेलिजेंट है कि वो सवालात करता है उस्ताद से। तो वो जितना कोई हब से बेजा में तो नहीं रखा हुआ तालिब इल्म को, बिल्कुल। तो ओपन है मामला। तो अब रट्टे का वो मामला उतना नहीं है। नहीं असलम साहब, अगर आपकी इस बात से मेरा ख्याल है जिस टीचर्स या जिससे आपका पाला पड़ता है वो नहीं रट्टे लगाते होंगे, लेकिन जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाएं या और हमारी फैमिली के, यानी कि वो क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो भी रट्टे से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैथ को आप कैसे रट्टा लगा सकते हैं? नहीं, रट्टा शिट्टा नहीं होता, वो ऐसे ही है। मैं बताऊं आपको कि भाई हमने तो सारी उम्र पढ़ाया है, लेकिन रट्टा नहीं था। रट्टे का या तो आपको बच्चे बहुत शरीफ मिले हैं इस्लाम साहब, या फिर जो है आपने बहुत सादा पढ़ाया। नहीं, दोनों बातें ना। मैंने एक बात यह है कि अगर उस मजमून पे उस्ताद की गिरफ्त होगी और उसमें कुछ ऐसी चीजें अपने लेक्चर में शामिल करेगा कि जिससे बच्चे बोर ना हो, है जी, बोरियत महसूस करके इधर उधर न जाके, कि हम सबक को दिलचस्प बना सकते हैं, उस्ताद बना सकता है, मेरे ख्याल है रट्टे की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सर आपकी इजाज़त से एक बात मैं ऐड करूंगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात करता डिलीवर करने की, काउंसलिंग करने की, ठीक है ना। जैसे एक डॉक्टर जो है वो 60 से 70% जो है वो अपने पेशेंट को काउंसलिंग के जरिए जो है उसका मसला हल करते हैं, वैसे ही उस्ताद कराम जो गिरफ्त रखते हैं, जिनकी ग्रिप होती है अपने मजमून के ऊपर, जैसे सर ने कहा, तो वो 60 से 70% क्लासरूम के अंदर ही जो है ना वो अपने बच्चों को सब लेक्चर समझा देते हैं। वहाँ पे क्रैमिंग की, वहाँ पे डाटा की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक अच्छा उस्ताद जो है जिसे अपने मजमून के ऊपर गिरफ्त होती है ना जी, जिसकी बड़ी अच्छा अबूर हासिल होता है, वो अपने बच्चों को ड्यूरिंग द लेक्चर ही हर चीज डिलीवर कर देता है और उनके दिमागों तक पहुंचा के आ जाता है वापस, क्योंकि उसका डिलीवरी स्टाइल बहुत है। हाँ जी। बच्चा उसको बहुत अच्छा पिक कर रहा है। हम आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें।
जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस, और चलते हैं असलम साहब के पास और उनसे मज़ीद खूबसूरत गुफ्तगू जो है उसका आगाज़ दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। असलम साहब, अगर देखा जाए कि आज कल जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को इंग्लिश पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि इंग्लिश होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में है हमारे, सिर्फ एक उर्दू ही है वो उसी के ऊपर रह गया, वो इंग्लिश में नहीं कर सके क्योंकि वो एक हमारा लाजमी मजमून है। तो आप क्या समझते हैं, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू कितनी जरूरी है? उर्दू जो है ना जी हमारा कौमी विरसा है, बिल्कुल हमारी कौमी जुबान है। सही है। तो मैं तो मायूस नहीं हूँ कतन कि आज उर्दू के शोरा अदब में जितने पहले थे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं और उन्हें आगाही है उर्दू अदब से पूरी, लेकिन इसमें ना कुछ माहौल का दखल होता है ठीक है। कि शहर है, देहात है, वसाइल हैं, किताबें हैं, लाइब्रेरी है, इदारे हैं, बहुत सारी बातें इसमें काउंट करती हैं। फिर एक चीज़ एक है ख़ानदानी लाइफ है कि आप अपने बच्चों को उर्दू बोलना सिखाते हैं तो घर में कोशिश करें कि बच्चे उर्दू ज़ुबान में ही बातचीत करें, बिल्कुल है जी। जी। तो हम तो कहते हैं जिसको उर्दू सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है कि पूरे बड़े सगीर में बिल्कुल उर्दू वाहिद एक मुश्तरका जुबान का दर्जा रखती है कि जिसमें बातचीत करें तो एक दूसरे समझ सकते हैं। अच्छा सर, अगर देखा जाए असलम साहब, आपका जिन बच्चों के साथ अब इंटरेक्शन होता है तो उनकी उर्दू पे गिरफ्त किस तरह की है? बात यह है कि जी इसमें जो ना एक लहजा है ना जो उर्दू का, वो अब लहजा आपको क्या बताऊं कि मेरा जो नानका है वो मेरठ दिल्ली का है। अब एक लतीफ़ा समझ ले, कुछ समझ ले, तो हमारी जो ज़ुबान है वो कुछ खड़ी ज़ुबान है। तो दिल्ली मेरठ वाले हमें पछादा कहते हैं, अनपढ़ है, गवार है, इस तरह। ठीक है। अब देखिए किस अंदाज से बोलते हैं वो कि भाई मेरी नानी अम्मा तो मेरी ममानी को कहती है कि लौंडा बेदार हो गया है, आफ्ताबा बैतुल खला में रखते हैं और पराठे मैंने बना लिए हैं, खागीना बन रहा है। अब अगर हम इस मेयार की उर्दू बोले तो मेरा ख्याल है आज के बच्चे शायद नहीं समझ पाएंगे कि आफ्ताबा क्या है, खागीना क्या है। कई लफ्ज़ इसमें ऐसे मिले, लेकिन उनका जो है ना आम है ये मामला गुफ्तगू में ना, वो गुफ्तगू ही उस अंदाज के करते हैं, उस स्टैंडर्ड के करते हैं कि वो उससे नीचे नहीं आते हैं, उनकी अपनी ज़ुबान है। तो वो किसी ने कहा कि मुझे अहले ज़ुबान कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ, है जी। तो वो अहले ज़ुबान की उर्दू को तो हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम स्टडी के तौर पे कम अज़ कम ये ज़ौक़ पैदा कर सकते हैं अपनी आइंदा नस्ल में कि वो उर्दू ज़ुबान को, ये एक हमारी मुश्तरका ज़ुबान है। हमारे हाँ खित्तों की और ज़ुबानें भी हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कौमी ज़ुबान को कौमी ज़ुबान का दर्जा ही मिलना चाहिए। और सारी कौम मुस्तहकम उस वक्त होगी जब हम सब एक सांचे में ढलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट ऐसे ही है। अच्छा उमर साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक पहले गेस्ट मेरे शो पे आए थे, उन्होंने बोला था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, लेकिन उसी स्कूल के बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसी स्कूल के बच्चों में जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को उर्दू सिखाने के लिए अलग से टीचर्स जो है वो हायर किए हुए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उस्ताद साहब की एक बात से जो है ना आगे बात चलाऊंगा कि कौमें वहीं जिंदा रहती हैं जो अपनी जड़ों के साथ मजबूत रहती हैं, और जड़ अगर कौम की है तो वो उसका कल्चर है, उसका विरसा है। अगर मजहब की बात की जाए तो उसका दीन है, ठीक है ना। अगर एक मुसलमान है, उसका दीन जो है वो इस्लाम है, अगर वो अपने दीन के साथ पुख्तगी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, फिर तो वो मुसलमान कंसिडर होगा। इसी तरीके से अगर एक कौम है, उसकी जुबान जो है वो उर्दू है, ठीक है, अगर वो अपनी जुबान के साथ
اپنے ورثے کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، تہذیب و تمدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر تو وہ قائم رہے گا، بالکل ایک درخت کی طرح، کہ وہی درخت قائم رہے گا جو اپنی جڑوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں چھوڑتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے دین سے بھی دور ہو جائیں گے، ہم اپنے تہذیب و تمدن سے بھی دور ہو جائیں گے، اپنے ترقی بھی نہیں ہم میرا خیال ہم نہیں کر پائیں گے نا. بالکل. تو آپ دیکھیں مہذب قومیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، چلیں اگر مجھے نام لینا پڑے سپوز، تو میں چائنا کی مثال ضرور دوں گا. وہاں پہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی، انہوں نے اپنی زبان آج تک نہیں چھوڑی. اگر آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کو ان کی زبان سیکھنی پڑے گی. بالکل. اگر آپ نے وہاں پہ جا کے پڑھنا ہے تو آپ کو ان کی زبان پڑھنی پڑے گی، نہ کہ آپ کو وہ انگلش لینگویج میں وہاں پہ پڑھنا پڑے گا. آپ کو چائنیز ہی سیکھنی ہے، آپ نے چائنیز ہی بولنی ہے، آپ نے چائنیز میں ہی پڑھنا ہے، اسٹڈیز وغیرہ ساری اوور آل چائنیز. تو یہ واحد ریزن ہوتی ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا، کہ وہ اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن، اپنی ٹیچنگز کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہے. بالکل. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جو سوال کیا ذرا ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. کہ آپ جو بچی ہیں اچھے سکولز میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو پھر الگ سے ٹیچرز ہائر کرنے پڑے اردو سکھانے کے لیے. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں نا، وہی بات ہوگی نا کہ اگر تو وہ کوئی اور لینگویج اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں کوئی اور لینگویج، تو پھر آپ نے اپنی مین لینگویج کیا سکھائی بچوں کو؟ ٹھیک ہے نا، پرائیویٹ سکولز کے اندر، بہت بڑے بڑے سکولز میں نام نہیں لیتا، چل رہا ہے نا کہ فلاں کا بچہ انگلش میڈیم میں ہے تو میرا بھی انگلش بولیں گے تو ایسے لگے گا جیسے آپ کسی گورے سے بات کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا، تو وہ لیکن جو اپنی لینگویج ہے، جو اپنا ان کا تہذیب و تمدن ہے، اپنا کلچر ہے، جو اپنی ان کی لینگویج، اپنی بیس ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ تو لوز کر گئے نا. تو ایسے میں پھر آپ کو پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ تو کر رہے ہیں، کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں، دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنی ذات کو اگر بھول جائیں گے تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا. پھر آپ کو ٹیچرز ہی ہائر کرنے پڑیں گے. وہی والا محاورہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. وہی والی بات. اچھا، واپس آتے ہیں آپ کے پروفیشن کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے صحافی میں کون سی کوالٹی ہونا، کون سی کوالٹی ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر آج کل کی بات کی جائے تو آج کل تو جو بھیڑ چال ایک چل رہی ہے نا ریٹنگ کی، سب سے پہلے تو اگر ہم اسی کو فوکس کریں نا کہ جی ریٹنگ کے چکر میں چلنے کی بجائے اگر آپ کوالٹی کی طرف فوکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کی خبر کی ایک جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ اس کی صداقت کو فرسٹ پرائیورٹی رکھتے ہیں کہ کس حد تک اس میں صداقت ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے حساب سے آپ چلیں، اس کے حساب سے آپ وہ جو ہے آگے پھیلائیں، پھر تو چلو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ ریٹنگ کے چکر میں پڑ جائیں گے پھر تو obvious سی بات ہے کہ آپ اپنی ذات کو لے کے چل رہے ہیں، پھر تو آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی عام ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسلم صاحب، آپ ماشاءاللہ صدر ہیں یونین کونسل کے ٹیچرز کے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس ٹائم ٹیچرز کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھانے والے ہی نہیں ہیں، ٹیچرز ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے پنجاب میں جو سینکشن پوسٹیں ہیں 3.5 لاکھ تقریباً، 1.5 لاکھ استاد نہیں ہیں. ہمارے ضلع ملتان میں تقریباً 50 سے 60 سکول ایسے ہیں جنہیں ہم سنگل ٹیچر سکول کہہ سکتے ہیں. ایک استاد ہے، 6 جماعتیں، اور نیچے ملازمین بھی نہیں ہیں. ملازمین 50% نہیں ہیں تقریباً، جو ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ ہے نا ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب ان سکولوں میں جہاں ایک استاد ہے وہ صبح بیچارہ خود ہی صفائی کرتا ہے، چھڑکاؤ کرتا ہے، ٹاٹ بچھاتا ہے، بچوں کو بٹھاتا ہے، 6 کلاسوں کو سبق دیتا ہے. ایک میں سبق دیا، اس نے پھر مانیٹر کو کھڑا کر دیا، پھر دوسری کلاس میں چلا گیا، وہاں پہ پھر تیسری، اس کام پہ لگا رہا. اس کے بعد جو ہے نا اس نے ڈاک پہنچانی ہے، ڈاک بھی وہی پہنچاتا ہے، مالی کا کام بھی وہی کرتا ہے اسکول کو گرین رکھنے کے لیے. رات کو جو ہے آپ کا خدا بھلا کرے، وہ جو موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی سکول میں، اس کا پہرا بھی اس نے دینا ہے، کوئی کھول کے لے جائے گا. تو بڑے مسائل ہیں ایجوکیشن میں، اور کوئی بھی حکومت جو ہے کسی نے آج تک نہ ایجوکیشن کو پرائرٹی پہ نہیں لیا ہے، سنجیدگی سے ادھر نہیں سوچا ہے کہ تعلیم بھی ایک اہم چیز ہے. اور قومیں، تعلیم ہی اہم چیز ہے. ہاں، اور قومیں تعلیم سے ہی بنتی ہیں. بالکل ایسے. ہاں جی، اس کے بغیر نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور یہ ایک بڑا جو ہے نا افسوسناک پہلو ہے
कि कम अज कम 6 के जमाते हैं तो 6 उस्ताद तो आप देना। बिल्कुल। तो उस्ताद क्यों नहीं है, वो हायर नहीं कर रहे हैं, या वैसे हमारे मुल्क में कोई उस्ताद की प्रोफेशन की तरफ, टीचर्स की प्रोफेशन की तरफ आना नहीं नहीं, चाह वो रहा? सीटें हैं खाली पड़ी है, भर्ती नहीं है। उसका रीजन क्या है? बजट भी हो सकता है, ठीक है, एक बात है, ठीक है, और इसमें जो है ना लापरवाही भी हो सकती है, ठीक है। या दानिस्तन ये जुर्म है जो किया जा रहा है कि कौम नालायक रह जाए, लाइक रह जाए, ठीक है। क्योंकि असातिज़ा बहुत आला तालीम याफ्ता लोग जो है या बेरोजगार हैं, उन्हें मौका दिया जाए। आप इसके लिए, आपकी यूनियन इसके लिए क्या कर रही है, क्या इकदाम कर रही है? हमने तो गवर्नमेंट के नोटिस में दिया है ठीक है, कि भाई आप जो है ना असातिज़ा पूरे करें ठीक है, ताकि बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में आए। ठीक है, तो उधर से मायूसी हो रही है अगर इसी तरह गवर्नमेंट का हाल रहा तो। ठीक है। दूसरा, फंड्स की खुर्द बुर्द सियासी तौर पे बहुत ज्यादा है। अब पिछले दौर में ऐसा हुआ कि एक कमरा 8 लाख रुपए में, जी हाँ, कमरे की बहुत सख्त जरूरत है, इधर उधर के फंड्स और तनख्वाहें तक भी जमा करके कमरा बना दिया, कमरे का वजूद ही नहीं है, कागजों में बन गया है। ये स्कूलों के साथ भी बदयामती की जा रही है, की जा रही है, जो बजट आता है वो पूरा नहीं लगता। ठीक है है, जी। ठीक है। तो ये जो अभी कुछ अर्सा पहले देख रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हुकूमत चाह रही थी कि गवर्नमेंट को या अपनी कौम को, जैसे आपने बोला, नालायक रखने के लिए? बाहर कुछ तंजीमें हैं, उनके जो है ना जी ये प्रोजेक्ट आते हैं मुल्क में। आप क्या समझते थे, हो जाने चाहिए थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये शदीद ज्यादती है, ठीक है ना जी, कि हमारा वो कौमी विरसा, पायलट सेकेंडरी स्कूल है हमारा, 5 एकड़ में स्कूल है, और उसको 100 साल से कहीं ज्यादा हो गए, हो चुके हैं, बिल्कुल। हो चुके हैं। पहला इस शहर का पहला हाई स्कूल है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल है, मिसाली इदारे हैं ये, तादाद से भी पूरे हैं, कोई किसी से कमी नहीं स्टाफ के अलावा, ठीक है, बिल्डिंगें भी अच्छी हैं। ठीक है, इन स्कूलों को किसी को देना तो फिर किसी तिजारती फर्म को फेवर देना है। बिल्कुल है ऐसे। जी। तो आप लोग एहतजाज वगैरह क्यों नहीं करते? किया इसका कोई रिजल्ट नहीं, हम नहीं देने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे यहाँ, बोल रहे हुकूमत की। नहीं? जैसे आप बोल रहे हैं ना कि स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, कम से कम अगर 6 जमाते हैं वो तो 6 काम तो हुकूमत का है ना कि स्टाफ की कमी को पूरा करे, हमसे रिजल्ट ले। तो आपके नोटिस के ऊपर कोई एक्शन? बस वो क्या एक्शन लेना था उन्होंने, वो भी अपना जो आता है वक्त निकालता है, चला जाता है, क्या करे। हुकूमत का तो क्या कहना कि एक आर्जी शय है, तो आर्जी चीज है। पाकिस्तान में तो खैर वैसे ही बहुत ज्यादा आर्जी है। चले जाते हैं इस तरह से, कुछ खा पी के। हमारे बदबख्ती है कि ये तालीम का इदारे जैसे तकद्दुस को भी बर्बाद कर रहे हैं, और इसमें भी अपना हिस्सा रखते हैं जालिम। तो बस ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि तालीम की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है, माशरे की नहीं है। बिल्कुल ऐसे, तालीम- हुकूमत को तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। तालीम जो है वो हुकूमत दे और उसके लिए इंतजामात करे, और पहले तालीम और मेडिकल। हुकूमत तालीम तो बेशक ना दे, लेकिन तालीम के जो हमारे शोबे हैं, जो इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर तवज्जो जरूर दे। हाँ जी। जो उसके अंदर कमियां हैं उसको पूरा करे। जो अब इसमें भी जो है ना जी उनका कमीशन है, जो यहाँ के जो है ना जी वो बने हुए हैं बड़े मेंबरान असेंबली के, तालीम के मामले में भी कमीशन मौजूद है। तो फिर क्या कहा जा सकता है, दुखी होता है बिल्कुल ऐसे ही, कि इन्होंने क्या इसका बना दिया है। बिल्कुल ऐसे। है जी। तो अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो फिर हमें अपने हुकूमत से, अपने मुल्क से किसी किस्म की कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं, शिकायत मैं तो- करने में भी ये लोग सबसे मैं आगे होते हैं। तो बड़ा वाजे कहता हूँ कि हमारे यहाँ ऑफिसर्स की जो भर्ती है या जो उनकी तकर्री है वो सिफारिश पे नहीं होनी चाहिए। उसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो एक जिले में ऑफिसर बैठा है वो पूरे जिले की उसको अच्छी तरह से जो है ना माल बनाने की बजाय, हमारी तो बड़ी लड़ाइयाँ रही है माल बनाने वालों से, लेकिन फिर उनको भी शेल्टर वहां से मिलता है ना। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, हम किसी तो की शय पे और किसी की हाँ, हम तो- प्रोटेक्शन पे हुए सब चीजें कर हाँ रहे हैं। चीख पुकार करते रहते हैं। है जी। ठीक है, तो बस हमारा तो काम यह है कि भाई कोई कुछ करे ना करे, हमारा निशानदेही करना फर्ज है फर्ज, तंजीमी, बिल्कुल ऐसे ही, कि हम चीखो पुकार करें। बिल्कुल। कोई नहीं सुनता तो फिर हम क्या कह सकते हैं, बात ये है।
हमने हुकूमत के दरवाजे खटखटाए हैं, ना लायकी है और हमारे उनको मुल्क के लिए एक बहुत मदालीन की सूरत में भी हुकूमत के पास भेजा है, अपने आरा भी भेजी है। जब हमसे कोई डायलॉग होते हैं हम उन मसाइल की पूरी तरह से निशानदेही करते हैं। ठीक है। आज इतना अफसोस है कि मैं प्रिंसिपल साहबान कहीं मिलते हैं, कहते हैं राणा साहब बात यह है कि हम असातिज़ा से चंदा लेके बिजली का बिल भरते हैं। आज बिजली के बिल कितने पहुंच चुके हैं, फंड नहीं है, नहीं फंड भेजते, ऊपर खुद भरते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे यहाँ की एक रकम बिजली के लिए मुख्तस हुई है हाँ बिल्कुल ऐसी तो वो बिजली पे लगेगी, लेकिन अब तो ऐसा हुआ है कि जनाब वो सारे फंड इकट्ठे करके और ये फलां स्कूल में कमरा नहीं है, 8 लाख रुपए में कमरा बनेगा, उन्होंने सैंक्शन कर दिया और फिर वहां कमरा तो क्या कुछ भी नहीं बना, कागजात में कमरा बन गया। बिल्कुल ऐसे ये यानी तो बहुत बहुत अफसोस मसाइल का सामना नहीं, है। इन जालिमों ने तालीम जैसे मुकद्दस शोबे को भी नहीं छोड़ा। हाँ बदनाम। ये वहां भी अपनी बेगैरती का पूरा पूरा जो है मुजाहरा कर रहे हैं। तो हम तो इस अफसोसनाक अमर का इजहार कर सकते हैं और इसमें मुझे कोई बात नहीं, मैं खुलेआम ये बातें कह सकता हूँ। बिल्कुल लेकिन कोई सुने न सुने, बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं। नहीं, इंशाल्लाह जरूर आपकी आवाज सुनेंगे और मैं हो इसके सकता अंदर है कि ना हमारे चैनल के थ्रू आपकी किसी बात के ऊपर एक्शन ले लिया जाए। मैं इसमें थोड़ी सी एक बात एडअप करता चलूं कि 183 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पंजाब ने मुख्तस किए थे पीडीएम हुकूमत में। मैं बिल्कुल सर की बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो खुर्द बुर्द हो रहा है। अब सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी रकम जो है वो इन्होंने बजट के अंदर एलोकेट कर दी है तो फिर वो पैसा किधर गया। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने प्राइवेटाइज करना है, ठीक है, एक तरफ आप इतना बड़ा जो बजट है वो मुख्तस कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, और उसके कॉन्ट्रेरी आप ये देखें कि वजीर सिंध जो है, निगरान वजीर तालीम जो सिंध के हैं, उन्होंने पिछले 10 दिन पहले की बात है कि उनका ये बयान सामने आया कि सिंध का तालीम का बजट कहाँ जाता है, पैसा कहाँ जाता है हमें नहीं मालूम। यानी कि एक वजीर जो है ये स्टेटमेंट दे रहा है कि पैसा किधर जा रहा है हमें नहीं मालूम। दैट्स मीन कि पैसा गायब हो गया। तालीम का पैसा जो है वो चेक एंड ऑडिट नहीं है, या अगर ऑडिट है तो वो साथ मिले हुए। बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, जैसे सर कह रहे हैं ये बहुत आपके डीप रूट्स जो है ये करप्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये रूट्स हैं डीप रूटेड जो है ये सारे करप्ट हो चुके हैं। क्योंकि तो जिन्होंने ऑडिट करना है, जिन्होंने पूछगछ करनी है वो खुद ही कर, वो पैसे खा हम रहे इसको हैं। ठीक करने भी कोशिश भी करेंगे तो हमें रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो फिर देखें अगर 76 सालों में अगर हम नहीं कर पाए हम बिल्कुल ऐसे तो बस अब अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और किसी तरह जो है कोई ऐसा हुक्मरान आए जो इस मुल्क को अपना मुल्क समझे और हमें तरक्की की राह के ऊपर गामजन कर सके। सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऑब्वियसली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है तालीम और तरबियत के हवाले से बच्चों की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कई जगहों पे देखा गया कि हम कहते हैं चलो कोई नहीं बच्चा है, हम चूंकि मैं बिल्कुल बात करूंगा निचले लेवल से स्टार्ट करूंगा, बड़े होके तो एक अलग बात है ना। अगर आप उनकी ट्रेनिंग जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट कर देंगे ना, आप ये नहीं मार्जिन रखेंगे चलो कोई नहीं बच्चा है, चलो कोई नहीं बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा होगा सीख जाएगा, यहाँ से आपकी मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से बच्चे की तालीम और तरबियत का मसला खराब स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो है वो बच्चे की स्टार्ट कर देंगे, उसको थोड़ी थोड़ी डोज देना शुरू कर देंगे, तो वो यकीनन जब एक बड़ा अच्छा डॉक्टर बन जाएगा इंशाअल्लाह, तो वो फिर बच्चों के अपने पेशेंट्स के साथ अच्छे बिहेवियर से ही पेश आएगा। उसका बिहेवियर अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा एटीट्यूड कौम के साथ। तो तालीम और तरबियत जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए, फ्रॉम द अर्ली स्टेज। आई मीन बिल्कुल ऐसे। असलम साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक निशानदेही आपके प्रोग्राम की वसातत से करना जरूरी समझता हूँ बिल्कुल कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक इकरा स्कूल स्कीम आई। उसमें एक कहा गया कि भाई ज़मीन गांव के लोग दे दें, स्कूल हम बना देते हैं। तो ये हमारे जो मुल्क का जिम्मेदार है सारा मोस्टली ये अंग्रेजों के खैर खा लोग हैं, इन्हें दिलचस्पी कोई नहीं है बिल्कुल ऐसे ना। और ये चाहते नहीं कि आदमी पढ़ेगा तो फिर हमारे बर्तन कौन धोएगा अगर ये पढ़ जाएंगे तो। बिल्कुल हमारी आवाम को शऊर आ जाएगा हाँ, और वो अपना हक वो मांगेंगे। चाहते ही नहीं, कतई नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो तो मुल्क में कारखाने तक के दुश्मन है बिल्कुल कि उन्हें मजदूरी वहां मिल गई तो फिर हमारे जानवर कौन चराएगा। बिल्कुल उन लोगों ने ये किया कि जो है
एक सर्वे के मुताबिक 10,000 स्कूल सूबा सिंध में है ठीक है। और 5,000 स्कूल जो है पंजाब में तकरीबन। उन जागीरदारों ने जिसके 10 मुरब्बे हैं उसने एक ऐसी जगह पे उस स्कूल की बिल्डिंग बना ली, 2 स्कूल बना लिए, एक जनाना एक मर्दाना, 2-2 कनाल में, और वो बड़ा वीरान टीबा है, एक टीला है बड़ा सारा, उसके ऊपर बना लिए। अब वहां जब वो उस्ताद गए तो उन्होंने कुत्ते लगा दिए। तो भाई ये क्यों आ गए, हमने तो अपने डेरे बनाए हैं। जैसी नीयत होती है वो फिर नीयत सामने आ जाती है ना। तो उन उस्तादों की असामियों की सिंध में तो तनख्वाह बाकायदा निकलती रही है अब तक, और वो ही जिम्मेदार अपनी लाइन से खाते रहे हैं। हाँ इसमें आर्मी ने सर्वे किया था और उसने ये तादाद जो है बताई। बिल्कुल ऐसे ही, कि- क्योंकि ये चीजें बहुत पहले से चल रही हैं और इनको अब हम सेट करना भी चाहें तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते नहीं हैं। देखिए ना, हम इसके अब अंदर सवाल उतने एक है नहीं कि कर वो सकते। बिल्डिंग बनी हुई है, शानदार बिल्डिंगें बनी हैं, पक्की बिल्डिंगें हैं, अच्छा उनमें मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन वहां बच्चे नहीं पढ़ सकते। ठीक है। उनके जानवर खड़े होंगे, उनके चोर उचक के डाकू वहां पे कयाम करेंगे, ठीक है। उनके जो जुआरी और ताश खेलने वाले वहां आएंगे। बिल्कुल अब वो स्कूल कुछ जो है ना उन्होंने ये किया कि प्राइवेट फर्मों को देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। उसका नाम है, इदारा कायम है पंजाब में, PSSP, ठीक है, पंजाब स्कूल सपोर्टिंग प्रोग्राम के तहत। ठीक है, ठीक है। अब वो जिम्मेदार उनको नहीं कामयाब होने दे रहे वहां पे भी। अगर मुल्तान जैसे हमारे इलाकों में है ठीक है। तो वो स्कूल जो है उनके अंदर से वो चोरी करा देते हैं हर दूसरे दिन। थाना वाना कुछ कर नहीं सकता, जब मालिक के दरख्त उखड़वा लेते हैं। ठीक है, ये मसला बहुत ज्यादा खराब हुआ हाँ। है। असम साहब शो का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है ना ये तालीम को अपनी तरजीह बनाए अव्वल, बिल्कुल। और तरजीही बुनियाद पर तालीम और कौम की नशोनुमा के लिए तरफ तवज्जो दे, तालीम और तरबियत की तरफ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा मुआशरा ही वतन से मोहब्बत और वतन की पहरादारी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो में आपने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है और मेरी तरफ से आपको जाते जाते ये मैसेज है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन तालीम ज़रूर दिलवाएं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी तरबियत पर भी तवज्जो दें, क्योंकि एजुकेशन के साथ अच्छी तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।